हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का एग्जाम पूर्ण चैनल में स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं जो एलटी ग्रेड पीजीटी टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएंगे। और सभी लोग लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए हुए शॉर्ट टाइम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों को किस अतिरिक्त अवधारणा के साथ शामिल करता है। यानी नव डार्विनवाद प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों को किस अतिरिक्त अवधारणा के साथ शामिल करता है। लैमार्कवाद, प्रलयवाद, आनुवांशिक विरासत या उत्परिवर्तन, कौन शामिल करता है इनमें से। इसका आंसर जाएगा सी नंबर, आनुवांशिक विरासत। सी नंबर यानी प्रजातियों का उनके वातावरण के अनुकूल नए जीवों में बदल जाना जो एक मूल प्रजाति से उत्पन्न होता है, वह क्या है, आनुवांशिक विरासत। हम लोगों को ये जो मिलती है तो आनुवांशिकी के रूप में, विरासत के रूप में मिलती है, जो जिसे बोलते हैं जेनेटिक करेक्टर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया आनुवांशिक विरासत कहलाती है। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण कहलाती है। तो वही हुई ना कि सिद्धांत को अतिरिक्त अवधारणा शामिल करना, यानी एक जैसे नए जीव की उत्पत्ति होना क्या कहलाएगा, आनुवांशिक विरासत के अंतर्गत आता है। जो चार्ल्स डार्विनवाद है आपके विकासवाद के जनक हैं। क्या है, चार्ल्स डार्विनवाद है आपके विकासवाद के जनक हैं। नव डार्विनवाद होते हैं जो आपके सामंजस्यपूर्ण विकासवादी सिद्धांत है, जो नव डार्विन विकास के मेंडेलियन आनुवंशिकी को एकीकृत करता है। और इन्होंने आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत समझाने में असमर्थ था। यानी डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उसमें से क्या समझाने में उन्हें असमर्थ रहे हैं। प्राकृतिक चयन का उत्परिवर्तन, भिन्नता, प्रजनन, अलगाव, क्या समझाने में असमर्थ थे। इसका आंसर भी जाएगा सी नंबर पर, सी भिन्नता। यानी डार्विन के सिद्धांत में भिन्नता समझाने में असमर्थ थे। चार्ल्स डार्विन ने इंसान और जीव जंतुओं के क्रमिक विकास को समझाया था। क्या समझाया था, इंसान और जीव जंतुओं के क्रमिक विकास को। इंसान, पेड़ पौधों आदि एक दूसरे से संबंधित हैं, जिनके सभी पूर्वज एक जैसे होते हैं। इसी को विकासवाद सिद्धांत कहा जाता है। विकासात्मक सिद्धांत समझाने में ये असफल रहे। इनका कारण है कि ये भिन्नता प्रकृति में हर पीढ़ी जनसंख्या में भिन्नता को कम करने के लिए कार्य करती है। हर पीढ़ी में नई आनुवंशिकताएं, विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। ये इन्होंने समझाने में असमर्थ रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा, 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली में कौन से 5 प्रमुख साम्राज्य प्रस्तावित किए गए थे। 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली में कौन से 5 प्रमुख साम्राज्य प्रस्तावित किए गए थे। यानी 5 जगत का जो बनाया गया है उनमें से कौन कौन से शामिल किए गए हैं। पहले इसका आंसर जाएगा सी नंबर। इसका आंसर भी क्या होगा, सी नंबर। पौधे यानी पादप जगत, पशु यानी जंतु जगत, कवक, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये 5 प्रमुख साम्राज्य पहले प्रस्तावित किए गए थे। यानी समानता और भिन्नता के आधार पर जीवों को समूहों या समूह में एकत्रित करने वाली प्रणाली को वर्गीकरण कहा जाता है। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था, ये नाम नोट कर लीजिएगा, R.H. व्हिटेकर। व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कौन कौन से जगत शामिल थे, पौधे, पशु, कवक, प्रोटिस्टा और मोनेरा। अगला क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनास को क्लेमाइडोमोनास को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। मोनेरा के अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत, पौधे के अंतर्गत और कवक के अंतर्गत। ये क्लेमाइडोमोनास किसके अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोटिस्टा। क्लेमाइडोमोनास एक हरे प्रकार की शैवाल प्रजाति है। यह क्लेमाइडोमोनास हरे शैवाल की एक प्रजाति है। इसमें हरित लवक जो होता है कप के आकार का होता है। कैसा होता है, कप के आकार का। ये पॉइंट नोट करिएगा,
हरित लवक जो होता है किस आकार का होता है? कप के आकार का। और ये स्वापोषी भी होते हैं, क्योंकि ये हरे पौधे के अंतर्गत आता है, इसलिए ये स्वापोषी भी होते हैं। और क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला गतिशीलता को दर्शाता है। फ्लैजिला जो पाए जाते हैं वो इनकी गतिशीलता को प्रदान करता है, गतिशीलता को करते हैं। और क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा का मेंबर है। किसका मेंबर है ये? प्रोटिस्टा का मेंबर है। शुरुआत में इसे पौधों के साथ रखा गया था। किसके साथ? पौधों के साथ, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए पौधों से इसको अलग करके प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। इसका आंसर जाएगा डी नंबर। पेप्टाइडोग्लाइकॉन किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन बैक्टीरिया कोशिका भित्ति की विशेषता है जो जीवाणुओं के पर्यावरणीय तनाव से बचाने में मदद करती है। किससे? पर्यावरणीय तनाव से बचाने में मदद करती है। और उनके जीवन चक्र में कोशिका की आकृति विज्ञान को संरक्षित रखने में भी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस आइकोसाहेड्रॉन है? निम्नलिखित में कौन सा वायरस आइकोसाहेड्रॉन है? आइसोमेट्रिक वायरस, साधारण वायरस, फिलामेंट वायरस, जटिल वायरस। कौन सा इसका होगा आंसर? बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइकोसाहेड्रॉन जटिल वायरस। डी नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी नंबर, जटिल वायरस। ज्यादातर विषाणुओं में इकोसाहेड्रल या हेलिकल कैप्सिड संरचना होती है। वायरस में किस प्रकार की संरचना होती है? इकोसाहेड्रल या हेलिकल कैप्सिड। इनके जीनोम पूरी तरह से इकोसाहेड्रल कैप्सिड के भीतर पैक होते हैं, जो प्रोटीन सेल रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? प्रोटीन सेल के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल वायरस, डी नंबर। यानी आइकोसाहेड्रल जो है वायरस, वो क्या है? जटिल वायरस होते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आशा करते हैं कि इनमें से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके पीजीटी टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ज़रूर देखें। आपके अभी जो आने वाला 17 जनवरी का पेपर है, उसके लिए बेहतर तैयारी के लिए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कीमोटैक्सिस की एक घटना है, यानी कीमोटैक्सिस किसकी एक घटना है? बैक्टीरिया का तैरकर दूर चले जाने की, बैक्टीरिया की ओर तैरना, रासायनिक यौगिक की उपस्थिति में बैक्टीरिया का दूर या उसकी ओर तैरना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। रासायनिक यौगिकों की उपस्थिति में बैक्टीरिया को दूर या उसकी ओर तैरना। कीमोटैक्सिस की एक घटना क्या है? जो रासायनिक यौगिक की उपस्थिति में बैक्टीरिया का दूर या उसकी ओर तैरना। बैक्टीरिया अन्य एकल कोशिका वाले जीवों का एक विशेष केमिकल की ओर जाने की क्षमता को कीमोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, कीमोटैक्सिस के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया में यह धारण भोजन को खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। यह धारण किसके लिए? भोजन को खोजने के में। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह धारण नियमित रूप से विकास और कार्य में मदद करती है, कीमोटैक्सिस। अगला क्वेश्चन है, वायरस है। वायरस क्या है? आलू का स्पिंडल कंद, उड़द की पीली मोजैक, परजीवी, फूल वाला पौधा, उपर्युक्त सभी। इनमें से वायरस क्या है? वायरस है आपका आलू का स्पिंडल कंद, यानी ए नंबर राइट आंसर होगा। क्योंकि वायरस जो आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। वायरस जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन में मिलकर बने होते हैं। वायरस किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से। ये राइट क्वेश्चन भी एक आप नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायरस जो होते हैं किस किस से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और जो वायरस होते हैं इनका शरीर बाहर मृत अवस्था में होता है। किस प्रकार का होता है? मृत अवस्था में। जो आलू का स्पिंडल कंद रोग होता है वायरोड नामक संक्रमण एजेंट के कारण होता है, और इसका आणविक भार मुक्त करके आरएनए में शामिल होता है। यह वायरोड्स का कम आणविक भार होता है, जो मुक्त करके किस में शामिल होता है? आरएनए में शामिल हो जाता है।
तो वायरस क्या है? आलू का स्पिंडल कंद रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों पर रोग के दिखाई देने वाले प्रभाव को कहा जाता है। पौधों के, ये तो सभी को पता होगा कि पौधों पर जो रोग दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? लक्षण कहेंगे, साइन, सुराग, उपर्युक्त में से सभी, तो इसको लक्षण बोलेंगे। जो पौधों पर रोग दिखाई देते हैं उनको हम क्या कहेंगे? लक्षण। लक्षण ही तो हमें दिखाई देते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पौधों में लक्षण दिखाई देते हैं। धब्बा, क्राउन गल आदि पौधे की जो बीमारियां होती हैं वो क्या है? लक्षण। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्ट्राइप, ब्राउन स्पॉट किससे संबंधित रोग हैं? यानी ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्ट्राइप, ब्राउन स्पॉट किससे संबंधित रोग हैं? ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्ट्राइप, ब्राउन स्पॉट किससे संबंधित रोग हैं? बाजरा, धान, गेहूं, गन्ना। ये गन्ना से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। गन्ना से संबंधित रोग हैं ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्ट्राइप, ब्राउन स्पॉट, ये सारे गन्ने से संबंधित रोग हैं। एंथ्रेक्स नोज एक कवक रोग होता है जो कैलेट्रोट्राइकम हल्टेकम विभिन्न कवकों के कारण कई पौधों में प्रभावित करता है। किसमें करता है? विभिन्न पौधों में। पत्तियों में अनियमित आकार के गहरे भूरे काले धब्बे सबसे आम लक्षणों में से एक हैं। जो ये ब्लैक स्ट्राइप दिखा रहा है, धब्बे, ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, ये किसमें पाया जाता है? गन्ना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से पादप रोग का लक्षण नहीं है। परिगलन, पत्ती कर्ल, उत्तम पुष्पन, क्लोरोसिस। इसमें जो पादप रोग का लक्षण नहीं है वो होगा सी नंबर, उत्तम पुष्पन। अच्छे पुष्प का खिलना ये रोग थोड़ी माना जाएगा, तो ये क्या है? उत्तम पुष्पन नहीं होगा। पौधों के ऊतकों में होने वाले नुकसान की सीमा और उनके लक्षणों के आधार पर बीमारियां को कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे परिगलन, पत्ती कर्ल, क्लोरोसिस आदि यह पौधों के सामान्य लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों पर साइट्रस कैंकर का मुख्य लक्षण क्या है? यानी साइट्रस कैंकर किस में होता है? नींबू में होता है। साइट्रस कैंकर रोग जो होता है वो नींबू में होता है, नींबू के पत्तियों पर। तो पूछ रहा है पत्तियों पर साइट्रस कैंकर का मुख्य लक्षण क्या है? पत्तियों का पीला पड़ना, भूरे पत्तियों पर उभरे हुए घाव, पत्तों का मुरझाना, पत्ते गिरना। साइट्रस कैंकर एक नींबू के सबसे महत्वपूर्ण रोगों में से एक है। इसमें पीले पीले धब्बे पत्तियों में दिखाई देते हैं जो परिपक्व होते हैं। सतह सफेद भूरे रंग की हो जाती है। साइट्रस कैंकर मुख्य रूप से पत्ती धब्बे और छिलके धब्बे वाली बीमारी है। तो ये किसमें होता है? पत्तियों का पीला पड़ना ही साइट्रस कैंकर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, टीएमवी मुख्य रूप से पौधे से पौधे तक कैसे फैलता है? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस किसके एक पौधे से दूसरे पौधे तक कैसे फैलता है? वायुजनित बीजाणु द्वारा, कीट वेक्टर द्वारा, उपकरण या हाथों के माध्यम से, यांत्रिक संचरण से, मृदा जनिक रोगजनक द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, उपकरण या हाथों के माध्यम से, यांत्रिक संचरण से। टीएमवी का पूरा नाम होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसके सबसे पहले खोज तंबाकू की पत्ती में यह पाया जाता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और इसको आइवानो वास्की ने खोज की थी। यह एक क्या है? पादप वायरस है जो टोबोमो वायरस जीन से संबंधित है। यह किस आकार का होता है? पूछ लेता है। टीएमवी किस आकार का होता है? यह एक छड़ की तरह दिखाई देता है। संक्रमित पौधों को सीधे संपर्क में आने से यह वायरस अन्य स्वस्थ पौधों में भी फैल सकता है। किसके द्वारा होता है ये? हाथों के माध्यम से, यांत्रिक संचरण से, या किसी भी उपकरण से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक फलन वाले पिंडों का नाम है। अलैंगिक फलन वाले पिंडों का क्या नाम है? पेरिथेसियम, पिक्नीडियम, एथिरीडियम, एपोथीसियम, क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पिक्नीडियम। क्या है? पिक्नीडियम। अलैंगिक फलन वाले पिंडों का नाम है पिक्नीडियम। पिक्नीडियम माइटोस्पोरिक कवक द्वारा निर्मित एक अलैंगिक शरीर थैलस है। यह उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। पिक्नीडियम किस आकार का होता है? उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। और इसकी आंतरिक संरचना जो होती है ये कोनिडियोफोर्स से प्रतिबंधित होती है। पिक्नीडियम का विकास प्रारंभिक एनोकुलम एकाग्रता के पौधे शारीरिक चरण से संबंधित है। पौधों के किससे? पौधों के शारीरिक चरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे विखंडन शैवाल कहा जा सकता है?
विखंडन शैवाल किसे कहा जा सकता है? नॉस्टॉक, कुडोगोनियम, वॉलवॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से विखंडन शैवाल नॉस्टॉक में होता है। नॉस्टॉक नीले हरे शैवाल होते हैं। नील किसकी प्रजाति है? ये एक नीले हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो प्रोकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नॉस्टॉक जो होता है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी सक्षम है। इसका ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछ लेता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में कौन सा शैवाल है। नॉस्टॉक यानी नीले हरे शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया इन्हें बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक औपनिवेशिक शैवाल है? औपनिवेशिक शैवाल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, इनमें से कौन सा है? वॉलवॉक्स जो है आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। औपनिवेशिक शैवाल है। वॉलवॉक्स क्या है? एक औपनिवेशिक और हरा शैवाल है। किस प्रकार का है ये? हरा शैवाल है। स्पाइरोगाइरा जो आपका होता है ये मीठे पानी में पाए जाने वाला शैवाल है। और यूलोथ्रिक्स जो है यह एक गैर शाखाओं वाला फिलामेंट शैवाल है जो समुद्री और मीठे पानी दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? समुद्री और मीठे पानी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैनिटोल एक आरक्षित भोजन पाया जाता है, यानी मैनिटोल किसका एक आरक्षित भोजन है? ग्रेसलेरिया, पोरफाइरा, कारा, फ्यूकस। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, फ्यूकस। किसमें पाया जाता है? फ्यूकस। मैनिटोल एक आरक्षित भोजन फ्यूकस का है। मैनिटोल फ्यूकस में संचित भोजन है। फ्यूकस भूरे शैवाल यानी फियोफाइसी वर्ग का एक वंश है। किसका है? फियोफाइसी वर्ग का एक वंश है जो कि दुनिया भर के पथरीले समुद्र तट के अंत ज्वार इलाकों में पाए जाते हैं। इसका जो रासायनिक अवयव होता है म्यूसिलेज, एल्जिन, मैनिटोल, बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है। क्लोरोफाइसिन में लैंगिक प्रजनन की विधि क्या है? उगैमस, एन आइसोगैमस, आइसोगैमस, उपरोक्त से सभी। क्लोरोफाइसिन लैंगिक प्रजनन की विधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी। उगैमस, एन आइसोगैमस, आइसोगैमस सारी विधियां हैं। इसके आइसोगैमस समान युग्मों का संलयन आइसोगैमस कहलाता है। एन आइसोगैमस होता है युग्मक के आकार में भिन्न होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास। उगैमस होता है ये छोटे नर युग्मक और बड़ी मादा युग्मक का संलयन, यानी ये तीनों लैंगिक प्रजनन की विधियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैनिटोल है। मैनिटोल क्या है? लूप मूत्रवर्धक, आस्माटिक मूत्रवर्धक, पोटेशियम वसक्ते मूत्रवर्धक, कार्बोनेज एनहाइड्रेज मूत्रवर्धक। तो मैनिटोल एक प्रकार का डी नंबर राइट आंसर होगा इसका। कार्बोनेट एनहाइड्रेज मूत्रवर्धक है। क्या है? कार्बोनेट एनहाइड्रेज मूत्रवर्धक जो आपके शरीर में अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने के लिए अधिक पेशाब बनाने में मदद करता है। मैनिटोल एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो मूत्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है दवाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एराबिडोप्सिस थैलियाना में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संख्या है। एराबिडोप्सिस थैलियाना में कितनी संख्या क्लोरोप्लास्ट की होती है? 100। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या 100 पाई जाती है। जो प्रत्येक जीव में क्लोरोप्लास्ट की संख्या प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है। क्लब मॉस से संबंधित है। क्लब मॉस से संबंधित है शैवाल ब्रायोफाइटा, कवक, टेरिडोफाइटा। क्लब मॉस से संबंधित है टेरिडोफाइटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। लाइकोपोडियम टेरिडोफाइटा का समूह है। लाइकोप्सिडा वर्ग के अंतर्गत आता है। आमतौर पर इसे लाइकोप्सिडा क्या कहते हैं? क्लब मॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लब मॉस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टेरिडोफाइट्स में पत्ती जैसी संरचना जो बीजाणु धारण करती है उसे क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल्स, टेरिडोफाइट्स, स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट में जो पत्ती जैसी संरचना बीजाणु धारण करती है उसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। ए नंबर राइट होगा। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं उसको। एक पत्ती जैसी जो स्पोरेंजिया धारण करती है उसे स्पोरोफिल्स कहा जाता है। फर्न में, किसमें? फर्न में स्पोरोफिल्स सामान्य पत्तेदार पत्तियां होती हैं जो स्पोरेंजिया समूह का निर्माण करती हैं जिन्हें सॉरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सॉरी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म की, पुरातत्व, मनुष्य जाति का विज्ञान, भूगर्भशास्त्र। इसमें तो आपको समझ में आ रहा है, जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहेंगे? जीवाश्म की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पृथ्वी पर किसी भी समय से जीवित रहने वाले अति प्राचीन, जो बहुत पुराने समय से चट्टानों पर छोड़ी गई छापों की पृथ्वी की सतह पर परतों में सुरक्षित है, उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म। इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? जीवाश्म की। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्म की आयु कैसे निर्धारित करते हैं? कार्बन डेटिंग द्वारा, जीवाश्म के आसपास की चट्टान की परतों की जांच करके, जीवाश्म डीएनए का विश्लेषण करके, जीवाश्म के आकार को माप करके। तो जीवाश्म विज्ञान की जीवाश्म को आयु को निर्धारित कैसे करते हैं? जीवाश्म के आसपास की चट्टानों की परतों की जांच करके। जो चट्टानें होती हैं उनकी आयु ज्ञात करके, चट्टानों को रेडियोमेट्रिक डेटिंग करके। किसके द्वारा? रेडियोमेट्रिक डेटिंग करके इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि जीवधारी पृथ्वी पर किस काल में पाए जाते थे, और जीवाश्म पूर्ण शरीर संरचना कल्पना करके निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीनस जिसमें कई जीवित जीवाश्म जिम्नोस्पर्म प्रजातियां शामिल हैं, आमतौर पर इस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार से? पाइन, पॉम, देवदार, स्प्रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पॉम। साइकस लगभग 300 प्रजातियों वाला एक पौधा परिवार है। पॉम क्या है? साइकस लगभग 300 प्रजातियों वाला एक पौधा है, परिवार है, जो केवल मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है, और कुछ लोगों द्वारा इसे जीवित जीवाश्म माना गया है। साइकस को क्या माना गया है? जीवित जीवाश्म। जो ये सदाबहार पाए जाने वाले पौधे हैं, स्पोरोफाइटिक पत्तियां, तना, जड़ पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पॉम। अगला क्वेश्चन है, जब पौधे को तलछट में दफन किया जाता है और कार्बनिक पदार्थ से बदल दिया जाता है, तो किस प्रकार के पौधे जीवाश्म बनते हैं? पत्थर हो जाने वाले पदार्थ, अध जलकर कोयला हो जाना, ममीकरण, इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर हो जाने वाला पदार्थ, यानी पेट्रिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? पत्थर हो जाने वाले पदार्थ को पेट्रिफिकेशन भी कहा जाता है। पेट्रिफिकेशन, पेट्रोस का मतलब पत्थर, तो पेट्रिफिकेशन तब होता है जब कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह से खनिजों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और जीवाश्म पत्थर में बदल जाता है, और यह आमतौर पर ऊतक, छिद्रों, अंतरकोशिकीय स्थानों, खनिजों से भरने के लिए पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक जैविक नामकरण का प्रारंभिक चरण कौन सा वर्ष था? आधुनिक जैविक नामकरण का प्रारंभिक चरण कौन सा वर्ष था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 1758। 1758। कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी माना जाता है। जिसका वर्गीकरण विज्ञान का, और उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम में 1753 संस्करण पौधे के लिए, 1758 में अपनी सिस्टेमा नेचुरी में 10वें संस्करण में जानवरों के लिए इस प्रणाली का लगातार उपयोग किया। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 1758 में 10वें संस्करण में जानवरों के लिए इस प्रणाली जगत का उपयोग लगातार किया था। अगला क्वेश्चन है, पादप वर्गीकरण में सामान्य विशेषता के लिए सही उत्तर चुने। पादप वर्गीकरण, आकृति विज्ञान, पैलेनोलॉजी, उपरोक्त सभी, रचना, शरीर रचना विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, उपरोक्त सभी। पादप जगत की निम्नलिखित सभी हैं, आकृति विज्ञान, पैलेनोलॉजी, उपरोक्त सभी, शरीर रचना विज्ञान। ये तीनों आते हैं इसके अंतर्गत। वर्गीकरण की विशेषता तीनों के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेनेटिक वर्गीकरण पर आधारित है, यानी फेनेटिक पद्धति जो बताई गई है वर्गीकरण के किस समूह पर आधारित है? क्या है? मौजूदा संस्थाओं का अवलोकन योग्य विशेषताएं, मौजूदा जीवों की पैतृक वंशावली, डीएनए विशेषताओं पर आधारित डेंड्रोग्राम, यौन विशेषताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मौजूदा संस्थाओं के अवलोकन योग्य विशेषताएं। फेनेटिक पद्धति किसके अनुसार रखा गया है? टैक्सोमेट्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है। फेनेटिक्स को टैक्सोमेट्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है, जो आकृति विज्ञान अवलोकन योग्य लक्षणों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक वर्गीकरण के सिद्धांतों का विकास किसके द्वारा किया गया था? संख्यात्मक वर्गीकरण के सिद्धांतों का विकास किसके द्वारा? बेंथम, मारूकर,
एंगलर और प्रांटल, स्नेथ और शोकल, अक्थजन और क्रोनक्विस्ट किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, स्नेथ और शोकल। इसे फेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट शोकल और पीटर स्नेथ ने संख्यात्मक वर्गीकरण को परिभाषित किया था। किन्होंने? रॉबर्ट शोकल और पीटर स्नेथ ने संख्यात्मक वर्गीकरण को परिभाषित किया था, और यह संख्यात्मक तरीकों की सहायता से जीवों को वर्गीकृत करने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कमलेनिसी परिवार को आमतौर पर किस रूप से जाना जाता है? स्पाइडर वार्ड परिवार से, एस्टर परिवार से, घास परिवार, लिली परिवार से। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, स्पाइडर परिवार से। स्पाइडर वार्ड परिवार के नाम से जाना जाता है। कमलेनिसी फूल वाले पौधों का एक परिवार है। इसे डे फ्लावर परिवार या स्पाइडर परिवार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डे फ्लावर परिवार भी जाना जाता है। डे फ्लावर परिवार के रूप से भी जाना जाता है और स्पाइडर बर्ड्स के रूप से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांठदार जड़ें परिवार की विशेषता हैं। यानी गांठदार जो जड़ें हैं वो किस परिवार की व्यवस्था है? फैबेसी, एस्टरेसी, पोएसी, सोलेनेसी। गांठदार जड़ें किस परिवार की विशेषता हैं? फैबेसी परिवार की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। गांठदार जड़ें नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध है। फैबेसी में मटर और सेम जैसी फलियों वाली फसलें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, लखनऊ। ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, एक संस्थान है। यह मूल रूप से राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। किस पे? और यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? नई दिल्ली के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा ऊतक पौधों को समर्थन और यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जाइलम। जाइलम जो है वह यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, यह पानी और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ये जाइलम जो होता है पानी और जड़ों से पूरे पौधों की ऊतकों तक ये पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है, क्योंकि इसमें ट्रैकिड्स और वाहिका तत्व जो होते हैं, ट्रैकिड्स और वाहिकाएं, जो इसके कारण से ये कोशिकाएं परिपक्वता और मृत हो जाती हैं। इनमें से लिग्निन होता है। क्या होता है? इनमें लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण कठोरता प्रदान करती हैं और यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉलेनकाइमा ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? कॉलेनकाइमा ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? उसमें भी यही है, यांत्रिक समर्थन। क्या है? सी नंबर राइट आंसर होगा। कॉलेनकाइमा ऊतक का जो कार्य होता है उसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है, क्योंकि उसकी भी भित्ति में क्या पाया जाता है? लिग्निन, जिसके कारण कठोरपन हो जाता है और यह शक्ति और सहारा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, पूरे पौधे में शर्करा, कार्बनिक पोषक तत्वों और हार्मोन के परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक है। पूरे पौधे में शर्करा, कार्बनिक पोषक तत्वों और हार्मोन के लिए जिम्मेदार ऊतक क्या होगा? जाइलम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, कॉलेनकाइमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। शर्करा यानी जो भोज्य पदार्थों का, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है वो क्या करता है? फ्लोएम करता है। जो जल का जाइलम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम संवहनी पौधों में जीवित ऊतक है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के पत्तियों से नीचे की ओर संचालित करता है। कहाँ से? पत्तियों में जो भोजन बनता है तो उसको नीचे की ओर जड़ों तक पहुंचाता है, पत्तियों से नीचे की ओर संचालित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की विशेषता है। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोटी लिग्निफाइड द्वितीय कोशिका भित्ति। क्या है स्क्लेरेनकाइमा कोशिका भित्ति? मोटी
लिग्निफाइड द्वितीयक कोशिका भित्ति। स्क्लेरेन्काइमा जो पौधों में पाए जाने वाला एक प्रकार का स्थायी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? यह स्थायी ऊतक होता है जो पौधों को कठोर और कड़ा बना देता है। यह ऊतक दिखने में लंबे और संकीर्ण, छोटे, अनियमित आकार के होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की जो दीवारें होती हैं वो किसके कारण मोटी होती हैं? लिग्निन पाया जाता है, जो लिग्निन के कारण मोटी होती हैं, जो सीमेंट के रूप में कार्य करती है। इसको क्या करती हैं? कठोर बना देती हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्क कोशिका की दीवार से जुड़ी मोमी पदार्थ है। कार्क कोशिका की जुड़ी मोमी पदार्थ क्या होता है? सुबेरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सुबेरिन क्या होता है? एक मोमी पदार्थ होता है। सुबेरिन का मुख्य घटक होता है कार्क कोशिका की भित्ति का निर्माण करना, और इसका मुख्य कार्य होता है पानी और विलेय पदार्थों की गति में बाधा डालना, जो आसपास के ऊतकों के पानी की कमी को रोकता है और रोग जनकों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कैस्पोरियन पट्टियां पाई जाती हैं। कैस्पोरियन पट्टियां किसमें पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एंडोडर्मिस में। कैस्पोरियन पट्टियां पाई जाती हैं एंडोडर्मिस में। अगला क्वेश्चन होगा, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रस्ताव है कि शीर्षस्थ विभाज्योतक दो अलग अलग परतों से बना है। इन परतों को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किस पर आधारित है? ट्यूनिका और कार्पस। किसने दिया? ट्यूनिका और कार्पस। उन्होंने ट्यूनिका और कार्पस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत रखा गया। यह सिद्धांत सीमित आवृतबीजी पौधों के प्रारोह शीर्षों का अध्ययन करने के लिए है। इसका उन्होंने शीर्ष ऊतक के दो क्षेत्र में विभाजित किया था, ट्यूनिका और कार्पस पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भ्रूण कोश के किस आधे भाग में समाया हुआ है? भ्रूण कोश किस आधे भाग में समाया हुआ? प्यूनिकल, ओव्यूल, माइक्रोपाइलर, चला जा। किस आधे भाग में समाया हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, माइक्रोपाइलर। पौधों में मादा गैमेटोफाइट के भ्रूण थैली कहा जाता है। मादा गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है? भ्रूण थैली। भ्रूण थैली एक अंडाकार बहुकोशिकीय आगुड़ी संरचना है जो बीजांड के माइक्रोपाइलर आधे हिस्से की ओर से न्यूक्लियस अंतर्निहित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आधे भाग में जो समाया हुआ है क्या है? माइक्रोपाइलर। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका केंद्रीय कोशिका होती है। डी नंबर राइट आंसर होगा क्या है? डी नंबर। भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका केंद्रीय कोशिका है। केंद्रीय कोशिका भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है क्योंकि ये अत्यधिक रिक्तिका युक्त साइटोप्लाज्म होता है जो आरक्षित भोजन और गल्जी निकायों से समृद्ध होता है। मध्य में कोशिका में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो अक्सर मिलकर एक एकल द्विगुणी संलयन केंद्रक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। स्पोरोजेनस ऊतक आगुड़ित होता है। परागकण की कठोर बाहरी परत को इंटन कहा जाता है। टेपेटम विकासशील पराग को पोषण देता है। माइक्रोस्पोर्स का निर्माण एंडोथीसियम द्वारा होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जो टेपेटम विकासशील पराग को पोषण देता है। टेपेटम क्या होता है? परागशील पोषण को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुष्पीय पौधों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया एपोमिक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कहलाती है। एपोमिक्सिस एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। फूल वाले पौधों में एपोमिक्सिस को बीजांड के मृत ऊतकों से बीज में अलैंगिक गठन के रूप में परिभाषित किया गया है। सूत्री विभाजन के दौरान निषेचन की प्रक्रियाओं से बचाता है जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फूल के नर प्रजनन भाग पुंकेसर को सामूहिक रूप से जाना जाता है। यानी पुंकेसर को किस और नाम से जाना जाता है? पुमंग के नाम से। किसके नाम से? पुमंग के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फूल के मादा प्रजनन अंग को जायांग कहते हैं और नर भाग को पुमंग कहते हैं, जिसे पुंकेसर भी बोला जाता है। जायांग एक से ज्यादा स्त्री केसर से बना होता है। पुमंग एक से अधिक पुंकेसर से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक फूल वाले पौधे में कार्यात्मक मेगास्पोर विकसित होता है। एक फूल वाले पौधों में कार्यात्मक मेगास्पोर विकसित होते हैं। कितने? एंडोस्पर्म, बीजांड, भ्रूणकोश, भ्रूण। किसमें स्पर्म?
होता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भ्रूण कोश में। किसमें? भ्रूण कोश में विकसित होता है। किसमें? भ्रूण कोश में विकसित होता है। एंजियोस्पर्म में कार्यात्मक मेगास्पोर एक मादा गैमेटोफाइट से विकसित होता है। किससे? मादा गैमेटोफाइट से, जो बीजांड काय में स्थित होता है। पौधे में निषेचन इसी स्थान पर होता है। निषेचन के बाद भ्रूण में विकसित होने वाला अंडा कोशिका केंद्र का निर्माण होता है, जो कार्यात्मक गुरु बीजाणु व व्रतबीजी पौधों का निर्माण करता है, भ्रूण थैली का निर्माण करता है और कार्यात्मक मेगास्पोर से बनती है। इसका राइट आंसर होगा भ्रूण कोश। अगला है, रावोल्फिया सर्पेंटाइना का औषधीय रूप सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? जड़ है, प्रकंद है, हवाई तना है, उपर्युक्त से सभी। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? जड़। ए है। रावोल्फिया सर्पेंटाइना का औषधीय रूप किस में लाया जाता है? जड़। इसका जो जड़ है वो हिस्सा लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूट प्राप्त किया जाता है प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, यानी कहाँ से जूट प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, द्वितीयक फ्लोएम से। जो जूट है द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से टाट, कालीन और पर्दों को सजाने के लिए किया जाता है। द्वितीयक फ्लोएम रीटिंग द्वारा अलग किया जाता है, जो शांत पानी में किया जाता है। जूट के पौधों से प्राप्त व्यावसायिक रेशे फ्लोएम से प्राप्त होते हैं और बास्ट रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बास्ट रेशे। अगला क्वेश्चन है, अरहर जीनस से संबंधित है। अरहर जीनस से क्या संबंधित है? फेजोलस, कजानस, सीसर, उपर्युक्त से सभी। अरहर जीनस से संबंधित है कजानस। राइट आंसर होगा बी नंबर। अरहर कजानस कजान एक बहुमुखी तनाव सहिष्णु व पौष्टिक अनाज है, जिसमें उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय कृषि प्रणालियों से स्थिरता प्रदान करता है। अरहर मानव पोषण का टिकाऊ कृषि के लिए एक मूल्यवान अनाज होता है, जिसका कजानास से संबंधित है। किससे? कजानास से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से नई दुनिया का मसाला है जो भारतीय व्यंजनों का अनिवार्य हिस्सा बन गया है? नई दुनिया का मसाला है, भारतीय व्यंजनों का अनिवार्य हिस्सा बन गया है लाल मिर्च। क्या है? लाल मिर्च। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। लाल मिर्च की उत्पत्ति मैक्सिको में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये नंबर नोट कर लीजिएगा, मैक्सिको में हुई थी। मैक्सिको में हुई थी और वर्तमान में यह भारत के मसाले के प्रकारों में से एक बन गई है। लाल मिर्च, जिसे वेल मिर्च भी कहा जाता है, लाल, हरी, पीली शिमला मिर्च प्रजातियों से उत्पन्न हुई है। इलायची, अदरक और काली मिर्च ऐतिहासिक हैं जो भारत में हमेशा मौजूद रहते हैं। लाल मिर्च की उत्पत्ति किससे हुई है? मैक्सिको से।